Hello everyone, welcome to this masterclass of calculation of n factor in redox reactions. Myself Chaitanya Rastogi from Vidya Mandir classes and we are in association with Doubtnut. तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं n फैक्टर इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस की। तो थोड़ा ओवरव्यू पहले हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस का ले लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये n फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ redox titrations and other calculations of n factor in which electrochemistry is also included। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि redox reactions क्या होती हैं। व्हाट इज redox reaction? व्हाट इज a redox reaction? व्हाट इज a redox reaction? तो a redox reaction is a reaction in which oxidation as well as reduction takes place। तो redox reaction क्या होती है? a reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously। एक redox reaction वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो लिखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई। ऑक्सीडेशन हम सारे लोग जानते हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और removal of electrons is called oxidation। और ऑक्सीडेशन जब होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है। इन ऑक्सीडेशन या ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन the oxidation number of the species which is getting oxidized increases। सपोज अगर हम एग्जाम्पल लिखें इसका, तो सपोज करो हमने जैसे Fe को कन्वर्ट कर दिया Fe3+ में। तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर Fe की यहाँ पे 0 और यहाँ पे +3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 0 और +3 है, तो इससे ये प्रूव होता है कि Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने लिखा कि Fe इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। Fe मीन्स आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, या फिर अगर हम ये लिख दें कि Fe की रिएक्शन हमने O2 से कराई और Fe2O3 बना दिया, तो हम यहाँ पे इसे बैलेंस कर देते हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
addition of oxygen is taking place, therefore it is an oxidation reaction, oxidation process. Therefore it is an oxidation process. ये कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह रिडक्शन की डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट ऑक्सीडेशन का रिवर्स मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called रिडक्शन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इसे कैसे देखेंगे कि मान लिया कि यही Fe3+ माना, ठीक है, Fe3+ है, किसी प्रोसेस में इसने क्या किए, 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिए, तो ये Fe बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, Fe यहाँ पे +3 से, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है आयरन का यहाँ पे कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का क्या है, 3 है, और यहाँ पे कितना हो गया, 0। तो रिडक्शन में क्या होता है, इन रिडक्शन in reduction in reduction the oxidation number decreases। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करती है, ठीक है। तो या इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए या फिर हम हाइड्रोजन ऐड कर लें, तो हम जैसे लिखते हैं सिंपल कि H2 की रिएक्शन Cl2 से करा दें तो ट्वाइस HCl बन जाएंगे। तो इन दिस रिएक्शन H is being added to Cl, that means the Cl is getting reduced. In this reaction H is being added to chlorine, so it is getting reduced, it is getting reduced, ठीक है, it is getting reduced। हम लोग ये कह सकते हैं कि Cl क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, Cl2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बेसिक डेफिनेशंस पता हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट की, कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट मास is that mass of the substance which combine with or displaces with or react with 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen and 35.5 gram of chlorine। Equivalent mass equivalent mass or weight of a substance which combines with or displaces with और react भी लिख सकते हैं, react with
1.008 gram of hydrogen, 8 grams of oxygen, and 35.5 gram of क्लोरीन। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अगर हम इसी को मैथमेटिकली लिखें तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू equivalent mass is equals to molar mass divided by n factor। मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर लिखा है, तो अब हम लोग एन फैक्टर की कैलकुलेशन करेंगे कि एन फैक्टर अगर हमें पता लग जाए तो मोलर मास तो हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो अगर हमें एन फैक्टर पता लग जाए तो हम इक्विवेलेंट मास किसी भी रिएक्शन का निकाल सकते हैं। तो एन फैक्टर हम लोग आज की जो क्लास का डिस्कशन है, ये एन फैक्टर केवल रिडॉक्स के लिए है। हम लोग एसिड बेस या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के एन फैक्टर्स की। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं एन फैक्टर्स कैलकुलेशन इन केस ऑफ redox reactions। इन केस ऑफ redox reactions। अब redox reactions के केस में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के केसेस देखेंगे और उनके एग्जांपल्स देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 लिख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, केस नंबर 1 लिख लेते हैं। केस नंबर 1 इज लाइक दिस। लिख लेते हैं कि when only one atom undergoing when only one atom is undergoing either oxidation or reduction। अब ये कह रहे हैं कि क्या हो रहा है कि केवल एक ही एटम का या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, दोनों नहीं, केवल एक एटम, मतलब पूरी रिएक्शन में केवल एक ही एटम है जो मॉलिक्यूल में वही उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, और कोई एक काम हो रहा है। तो हमने मान लिया फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें कि हमने जैसे लिख लिया MnO4 माइनस, हमने लिख लिया MnO4 माइनस, MnO4 माइनस is getting converted into, let us suppose, Mn plus 2। MnO4 minus is getting converted into Mn plus 2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले Mn पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn in MnO4 minus is +7। तो इस +7 नंबर को हम लोग कहाँ लिख देते हैं, टॉप पे लिखते हैं। Mn के ऊपर +7 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn in Mn plus 2 is +2। तो अब देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेसिकली ये प्रोसेस कहता है दिस इज रिडक्शन, दिस इज व्हाट, रिडक्शन। ये प्रोसेस कैसा है, रिडक्शन हो रहा है इसमें, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है इसलिए क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऐसे केस में एन फैक्टर क्या निकालते हैं, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस 7 यानी कि +5। तो याद ये रखना है कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो एन फैक्टर विल बी
oxidation number of final state, oxidation number of element in product minus oxidation number of element in reactant। और n फैक्टर हम जानते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। ये तो पता हम लोग जानते हैं कि n फैक्टर is always a positive number, is always a positive number, it is always a positive number. It can be, it can be less than 1, less than 1 or greater than 1, or can be a fraction, but it can never be 0, but it can never be 0। लेकिन ये 0 नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। तो n फैक्टर पॉजिटिव नंबर हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 0 या निगेटिव नहीं हो सकता। नेवर बी 0 और नेगेटिव, ठीक है। इसके और केस देख लेते हैं, और देख सकते हैं केस, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 तो ये लिख लिया, ऐसा इस पे नंबर 1 डाल लेते हैं एग्जाम्पल नंबर। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लेते हैं कि जैसे लिखें कि Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट हो गया किसमें, क्रोमियम +3 में। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिखेंगे कितनी है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +6 है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे हम लोग, ये +6 है और ये +3 है। तो एन फैक्टर विल बी, कितने क्रोमियम है भाई, देखो कितने क्रोमियम है, Cr2 है। बाहर वाले हमें 2 अगर Cr लिखा होता तो उससे मतलब नहीं था, हमें जो Cr2 लिखा उससे मतलब है। तो 2 टाइम्स 3 - 6 का मॉड यानी कि 6, ठीक है। तो एन फैक्टर इसका कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3 देख सकते हैं कि C2O4 2 लिख लें और इससे CO2 बना लें। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +4 है। तो एन फैक्टर विल बी, देखो ये 2 जो लिख रहा हूँ मैं आगे, ये जो 2 लिख रहा हूँ, ये 2 जो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4 - 3, यानी कि क्या हो गई 2। ये प्रोसेस कैसा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही यानी कि ये रिडक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रही यानी कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन है ये, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं। केस नंबर 1 लिखा था हम लोगों ने, केस नंबर 2 लिखते हैं। केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2 लिख रहे हैं, salts which react in such a way that only one atom undergoing the change in oxidation state but appears in two products with the same oxidation number। मतलब किसी एलिमेंट की दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, किसी किसी कंपाउंड से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, और एक ही एलिमेंट के दो प्रोडक्ट बन रहे हैं जिनमें दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। तो वो आइदर ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो, तो उसका एन फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। लिख लेते हैं एक एग्जांपल, मतलब एक पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका कि salts which react
which react in such a way in such a way that only one atom that only one atom undergoes only one atom undergoes change in oxidation state but appears in बड़ा इंपॉर्टेंट केस है appears in two products appears in two product with the same oxidation state as a result of as a result of as a result of either oxidation or reduction as a result of either oxidation or reduction as a result of either oxidation or reduction ठीक है तो ऐसे केस में क्या करेंगे जैसे हमने मान लिया कि Cr2O7 अगर हम एग्जांपल लिख लें इसका तो हमने मान लिया कि Cr2O7 मान लो अब की बार डिसोसिएट मतलब जब रिड्यूस हुआ तो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया क्रोमियम+3 और क्रोमियम+3 के दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया ठीक है अब इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे तो एन फैक्टर निकालने के लिए ऐसे में क्या करते हैं किसी एक ही प्रोडक्ट को देख लेते हैं दोनों को देखने की जरूरत नहीं है वी विल लुक फॉर ओनली वन प्रोडक्ट एंड कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है लिख लेते हैं इन सच केसेस तो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +3 और यहाँ पे भी +3 है तो ऊपर वाली बात क्लियर हो गई तो ऐसा क्या करते हैं इन सच केसेस द मेथड ऑफ calculation of n factor the method of calculation of n factor remains the same as in previous case ठीक as in previous case means हम किसी we can look for any one of the product that is we can calculate the n factor for any product ठीक हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के लिए निकाल सकते हैं तो यानी कि इसके लिए कितना आ गया n फैक्टर 2 × 3 - 6 यानी कि 6 तो एन फैक्टर कितना आ गया 6 आ गया ठीक है ठीक यानी कि अगर कोई एलिमेंट एक ही जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में दो जगह जा रहा है दो कंपाउंड्स में जा रहा है तो हम किसी एक को वॉच कर लें और उसके रिस्पेक्ट में एन फैक्टर कैलकुलेट कर दें देन वी विल गेट द आंसर तो हम लोगों ने क्या किया दो क्रोमियम थे उनमें से दोनों प्रोडक्ट में +3 में तो किसी एक को भी लिख लिया तो 3 - 6 × 2 विल बी इक्वल टू 6 यानी कि किसी एक को भी ऑब्जर्व कर लें तो काम हमारा हो जाएगा अब बात करते हैं केस नंबर 3 की केस नंबर 3 क्या करा केस नंबर 3 में अब हम ऐसा करेंगे कि कोई एक एलिमेंट रिडॉक्स मतलब आइदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जा रहा है लेकिन किन्हीं दो प्रोडक्ट्स में जा रहा है कन्वर्ट हो रहा है किसी एक में नहीं जा रहा है यूनिफॉर्मली किन्हीं दो में जा रहा है ठीक है तो लिख लेते हैं सॉल्ट्स which react in such a way salt which react in such a way
that only one atom only one atom only one atom undergoes change in oxidation state change in oxidation state only one atom goes in undergoes change in oxidation state but goes in but goes in two products with different oxidation state. मैं ध्यान से लिखना, इसे अलग करने के लिए दूसरे पेन से लिख रहा हूं, with different oxidation state as a result of either only oxidation or reduction. ठीक है, as a result of either oxidation or reduction. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि रिएक्शन जब तक बैलेंस नहीं हो तब तक हम एन फैक्टर नहीं निकाल सकते. तो हमने एक बैलेंस रिएक्शन लिख ली, MnO4 minus is converting into twice of Mn plus 2 and Mn plus 6. दो में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि हमें नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने पड़ेंगे, तो हमें कम से कम रिएक्शन बैलेंस पता ही होनी चाहिए, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू कैलकुलेट द एन फैक्टर. इन सच केसेस लिख लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इन सच टाइप ऑफ केसेस we must know the balanced chemical equation, the balanced chemical equation to calculate the n factor. हमें रिएक्शन बैलेंस पता ही होनी चाहिए, अदरवाइज हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. एंड वंस वी नो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन देन इट विल बी इजी. तो अगर हम इसका एन फैक्टर लिखें तो एन फैक्टर ऑफ Mn विल बी इक्वल्स टू, अब इसमें ध्यान से देखना कितने Mn ऐसे थे जो यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में चले गए और कितने ऐसे थे जो +6 में गए. तो कितने गए, +7 में कितने Mn चले गए, +2 में 2 गए. तो जितने Mn गए उन्हें हमने आगे लिख लिया, +2 गए, और कहां से कहां गए, 7 से 2 गए, और एक Mn ऐसा था जो 7 से 6 चला गया, डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे, 3. तो हम एवरेज एन फैक्टर निकालेंगे, तो इसके केस में आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि यह होगा 11/3. तो इसमें फ्रैक्शन आया एन फैक्टर. और ध्यान से देख लो कि हम लोग क्या करेंगे कि कितने Mn कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में गए हमें पता होना चाहिए, और बाद में कितने टोटल Mn थे हमारे पास उससे डिवाइड कर दिया. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. फिर से सुन लो भाई कि हमने जितने भी Mn थे उनमें ये चेक किया कि कौन से Mn, which Mn is going in which oxidation state, या how many Mn of +7 going in +2 and how many are going into +6. So we find that the 2 are going in +2 and 1 is going in +6. So what we did, we took 2 Mn, that's why we put the number 2, and then change in oxidation state is from 2 to 7, yeah, 7 to 2 or 2 to 7, either we can say. Then we 2 into 2 minus 7 plus 1 Mn is going from +7 to +6.
So we write 1 into 6 minus 7 and total will be 11 by 3. 3 is the total number of MnO4 minus molecules we have. ठीक है? So we can do another case. Let us take an example more to for the better understanding. We can do another example. Example number 2 we can take, right? Like 2MnO4 minus is getting converted into Mn plus 2 and Mn plus 6. So in this case there are 2 Mn, so n factor will be oxidation state we already know, right? So the n factor will be, n factor of Mn will be, any guesses? भाई कितना Mn गया? 1 2 minus 7 plus 1 into 6 minus 7 divided by 2, यानी कि this time it is 5 plus 1 by 2 यानी कि 3. So the n factor will be 3. In the same way we can do other questions, right? Right. Now the next case, ये बात क्लियर समझ में आनी चाहिए कि कितने Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, तभी हम निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं निकाल पाएंगे. सो वी नीड टू हैव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर इन सच केसेस. ठीक है. फिर केस नंबर हम लोगों ने कौन सा लिखा था भाई? केस नंबर हम लोगों ने लिखा था 3. तो हम लोग चलते हैं केस नंबर 4 पे. विल गो टू द केस नंबर 4. केस नंबर 4. केस नंबर 4. अब एक नई नई प्रॉब्लम ये आ सकती है कि एक से ज्यादा एटम किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जा रहा हो. ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा एटम किसी मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में मूव कर रहे हो. तो फिर हम उनके लिए एन फैक्टर कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम लोग इसे देख लेते हैं कि salts which react in such a way that that two or more atoms that two or more atoms two or more atoms in a salt undergo change in oxidation state change in oxidation state as a result of either oxidation or रिडक्शन. अभी तक हम लोगों ने केवल वही एग्जांपल देखे थे जिसमें केवल एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था. अब हम लोग देख रहे हैं वो एग्जांपल जिसमें दो एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या तो ऑक्सीडेशन की वजह से या फिर रिडक्शन की वजह से. तो ऐसे केस में क्या देखते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले इसका, एक रिएक्शन लिख के कि हमने देख लिया, मान लो फेरस ऑक्सलेट है, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3 में और CO2 में. ठीक है. तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और कार्बन की +3 है. यहाँ पे आयरन की +3 है और कार्बन की +4 है. तो वी कैन सी द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एज वेल एज कार्बन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है. वी कैन सी दिस, लिख लेते हैं. वी कैन ऑब्जर्व दिस that the oxidation number of iron as well as carbon is increasing. That means both are getting oxidized.
that means both are getting oxidized, both are getting oxidized। तो ऐसे केस में क्या होगा जब दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा हो? तो जब हम एन फैक्टर ऐसे केसेस में निकालेंगे तो एन फैक्टर विल बी द सम ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द टू एटम्स और थ्री एटम्स और एन एटम्स, जितने भी एटम होंगे उनके सबके चेंज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जितने भी सम होंगे उन सबके सम, जिनकी जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे उनके सारे सम को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे यार, देखो तो एन फैक्टर फॉर द कंपाउंड लिखेंगे। अब किसी एटम का नहीं लिख पाएंगे, कंपाउंड का लिखेंगे। एन फैक्टर फॉर द कंपाउंड विल बी लाइक आयरन के कितने एटम थे, एक एटम था, 3 - 2 प्लस कार्बन 2 थे और 4 - 3, यानी कि ओवरऑल फैक्टर 3 आ गया। इसमें एवरेज इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमें पता है कि मॉलिक्यूल एक ही है और हमें कोई चिंता की बात नहीं है कि एक ही एटम दो जगह जा रहा है, इसमें तो दो अलग अलग एटम्स हैं, तो उन दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि इसका बड़ा क्लासिकल एग्जांपल एक और लिख लेते हैं कि FeCN6 4- is getting converted into Fe3 plus CO2 plus NO3 माइनस। अब हमें एन फैक्टर निकालना है मॉलिक्यूल का। हमारा क्वेश्चन है कि एन फैक्टर फॉर द फेरोसाइनाइड। तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं सब एटम्स में, किसकी किसकी क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इन FeCN6 4- द ऑक्सीडेशन नंबर, ये मान के चल रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को निकालनी आती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +2। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन इन साइनाइड विल बी। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन की कितनी होती है, कार्बन की 2 होती है और नाइट्रोजन की 3 होती है। यू कैन इजीली कैलकुलेट देम, दैट इज नॉट एन इशू। तो कार्बन की +2 होती है और नाइट्रोजन की -3 होती है, +3 नहीं -3 होती है। नाइट्रोजन की -3 है और कार्बन की +2 है। तो अगर साइनाइड ऐसा लिखा हुआ है तो साइनाइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 और नाइट्रोजन की -3 है। ठीक है, अब हम लोग चेंज देखते हैं। तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर सबकी निकाल ली, हमें पास जो मॉलिक्यूल्स थे उनके हमने सबकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर ली। सबकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट की तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 2, कार्बन की आ गई +2 और नाइट्रोजन की आ गई -3। वही अब मुश्किल सवाल है, जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग और चुटकियों में आंसर निकाल देंगे। देखते हैं कैसे कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हमने पहले आयरन की निकाल ली। आयरन की अच्छा निकालना सिखा दूं क्या? तो इसमें मान लो आयरन की x है, साइनाइड में -1 है तो इंटू 6 इज इक्वल्स टू -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x की हम ऐसे निकाल सकते हैं, x मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गई। तो आयरन +2 से कहाँ पहुंच गया, +3। कार्बन कहाँ पहुंच गया +2 से, +4 CO2 में, और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ध्यान से देखना भाई, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो एन फैक्टर फॉर द कंपाउंड कितना हो जाएगा, एन फैक्टर फॉर द कंपाउंड विल बी इक्वल टू, आयरन कितना है 1 इंटू 3 - 2 प्लस कार्बन कितने हैं, कार्बन ध्यान से देखना 6 CN लिखा हुआ है तो 6 कार्बन है, 6 इंटू कार्बन कहां से कहां गया, 4 से 2 से 4 गया, प्लस नाइट्रोजन के लिए चेंज भाई देखना जरा ध्यान से,
नाइट्रोजन के लिए चेंज आ जाएगा 6 इंटू +5 -3 +5 -3, तो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1, ये तो 1 इंटू 1 बचा, +6 इंटू 2 +6 इंटू कितना हो गया 5 -3 इज 5 +3 यानी कि 8, तो ये हो गया 1 + 12 + 48, तो दैट टर्न्स आउट टू बी 61। तो एन फैक्टर देख रहे हो कितना आया, 61 आ गया भाई। तो हम लोग अगर इस बात को नहीं सीखेंगे तो रिएक्शन बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो इसका एन फैक्टर 61 आ गया। क्लियर है बात। हम लोगों ने बिल्कुल धीरे से आराम से, हम लोगों ने धीरे से और आराम से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले एक एक करके हर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट की। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया, बिना घबराए मॉलिक्यूल को, बिना डरे देखे हुए, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और सर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल एक और लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं एग्जाम्पल कि, एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लेते हैं, जैसे कि मान लो Cu2s है और Cu2s कन्वर्ट हो गया Cu2+ में और SO2 में। तो Cu2s में कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +1, और सल्फर की -2, इसमें +2 और +4। तो एन फैक्टर विल भी, अब तो भाई जल्दी से निकाल देंगे हम लोग, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड, कॉपर कितने हैं, 2, 2 - 1 प्लस सल्फर कितना, 1, सल्फर तो 1 है, और 4 -2, यानी कि 2 इंटू 1 + 1 इंटू 6, यानी कि एन फैक्टर विल बी 8, ठीक है। तो एन फैक्टर ऐसा भी निकल आया, ठीक। अब अगला केस, अब क्या हो रहा है कि कंपाउंड में, अब ऐसा भी तो हो सकता है, वैसे हम लोगों ने देख लिया कंपाउंड में सबका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो। वही एक ही कंपाउंड के दो एलिमेंट है जिनमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो, तो उसके केस में अनफैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई, केस नंबर 5 लिख लेते हैं। केस नंबर 5 क्या कर रहा है, salts which react in such a way which react in such a way that two atoms two atoms undergoing two atoms undergoing change in oxidation state change in oxidation state बट, अब क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का रिडक्शन हो, ठीक है। हम लोग बड़ा आराम से केस बना रहे हैं, बट one undergoing oxidation and other undergoing other undergoing reduction other undergoing reduction। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, या तो ऑक्सीडेशन वाले को देख लें या फिर रिडक्शन वाले को देख लें। इन सच केसेस वी कैन आइदर ऑब्जर्व द ऑक्सीडेशन पार्ट और द रिडक्शन पार्ट। इन सच केसेस आई राइट इट, इन सच केसेस इन सच केसेस इन सच केसेस ऐसा क्या करेंगे, वन हैज टू कैलकुलेट one has to calculate the change in oxidation state, the change in
ऑक्सीडेशन स्टेट, change in oxidation state of either the atom being oxidized, either the atom being oxidized or reduced, किसी एक को भी देख लो तो हमारा काम चल जाएगा। तो जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं, बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, रिएक्शन लिखते हैं और इसे देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगा। तो अमोनियम डाइक्रोमेट ले लिया और इसे हीट किया, तो इससे बन गया N2 प्लस Cr2O3 प्लस 4 वाटर, एंड इसमें बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वोल्केनो रिएक्शन। बड़ी फेमस रिएक्शन है वोल्केनो रिएक्शन। ये ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर ऑब्जर्व होता है और ये रिएक्शन लैब में भी करवाई जाती है, बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -3 है, क्रोमियम की +6 है, ठीक है। नाइट्रोजन की -3 और क्रोमियम की +6 है, यहाँ नाइट्रोजन की 0 और क्रोमियम की +3 है। तो अगर देखो ध्यान से, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, यानी कि क्रोमियम इज गेटिंग रिड्यूस्ड, राइट। क्रोमियम इज गेटिंग क्रोमियम इज गेटिंग, ये रिडक्शन हो रहा है, ऐसा लिख लेते हैं, ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वी कैन लुक फॉर एनीथिंग, ठीक है, हम दोनों में से किसी एक को देख लें। तो फॉर क्रोमियम देख लेते हैं, फॉर क्रोमियम, क्रोमियम के लिए देखते हैं, तो एन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी चेंज हुई, 6 से 3 गई, लेकिन क्रोमियम कितने हैं, 2, तो 3 - 6 यानी कि 6 आ गई। फॉर नाइट्रोजन केस देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन भी कितने हैं, 2, और कहां से कहां पहुंच गए, 0 से -3 यानी कि 6। तो इन बोथ द केसेस इफ वी कैलकुलेट वी विल गेट द एन फैक्टर एज 6, दैट इज फॉर श्योर। तो फिर हम लोग किसी को भी देख लें, या तो ऑक्सीडेशन को देख लें या फिर रिडक्शन को देख लें, दैट वन अफेक्ट द एन फैक्टर, तो हम किसी को भी देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम जैसे देख लें, एक एग्जांपल और लिख लें इसका, कि हम KClO3 ले लें। KClO3 में देखें तो ये KCl है और ये O2 में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्रोमियम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +5, ऑक्सीजन की -2, क्लोरीन -1 और ऑक्सीजन +0। तो एन फैक्टर, अगर हम क्लोरीन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 क्लोरीन है, -1 -5 यानी कि +6, और अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन के इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, 0 से -2 यानी कि फिर से ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में एन फैक्टर सेम आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगला वाला केस करते हैं। अगला केस केस नंबर 6, केस नंबर 6, केस नंबर 6 में हम लोग उन स्पीशीज की बात करेंगे विच आर अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच the oxidation and reduction both takes place simultaneously of the same species। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम स्पीशीज का हो रहा हो, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं स्पीशीज which undergoes which undergoes disproportionation। डिस्प्रोपोर्शनेशन मीन्स मैं लिख देता हूं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जैसे याद रहे सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब सेल जिनका सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ऐसे केस में हम दो केस बना सकते हैं। इस केस के अंदर एक दो केस बना सकते हैं, तो इसे हम लिख लेते हैं केस ए, लिख लेते हैं इसके अंदर एक जो केस बना रहे हैं इसे लिख लेते हैं केस ए।
जब जो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा हो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड आर सेम, जब सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं तो उनके केस में एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? तो पहला केस लेते हैं, एक केस में हमने लिख लिया व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स the number of moles of atoms being oxidized is equal to is equal to the number of moles of atoms being reduced। ठीक है, तो जब दोनों बराबर हो, जैसे अगर हम लिख लें कि ट्वाइस H2O2, इसमें भी हमें बैलेंस रिएक्शन की जरूरत होगी। ये बड़ा ही पॉपुलर एग्जांपल है, ट्वाइस H2O2 गिव्स, और लोगों को बहुत इसमें मिसकंसेप्शन भी होता है कि H2O प्लस O2। अब इस केस में इस केस में हम लोग क्या करें कि एन फैक्टर अगर कैलकुलेट करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि H2O2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है 1 मोल का और 1 मोल का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में एन फैक्टर विल बी एन फैक्टर विल बी एन फैक्टर विल बी कितना हो जाएगा? एन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 2। जैसे अगर हम देखें एन फैक्टर 2 कैसे आ रहा है, पहले सुन लेना मेरी बात, फिर उसके बाद बात करेंगे। अगर हम लोग या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले रहे हैं या फिर रिडक्शन ले रहे हैं तो एन फैक्टर विल बी 2 if we consider only oxidation और ओनली रिडक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, या तो हम ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो तो हम क्या कहेंगे, एन फैक्टर कितना आ जाएगा? तो एन फैक्टर हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि -1 से या तो ये 0 जाए या फिर ये -2 जाए। तो अगर हम कैसे देखें, ऑक्सीडेशन देखें, केवल ऑक्सीडेशन देखना यार, अलग अलग देख रहे हैं, देखना ध्यान से कि केवल ऑक्सीडेशन देख रहे हैं तो H2O ऑक्सीडेशन में 1 मोल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो H2O2 is getting oxidized into H2O। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये -1 से कहाँ चली गई, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे -2 हो गया, सॉरी। तो अगर हम ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं तो ये O2 हो गई, उल्टा लिख गया था, सॉरी यार, टेक अ पार्डन। ठीक है, तो 0 हो गया, तो एन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 0 माइनस ऑफ -1, यानी कि 2। और रिडक्शन के केस में देखें, रिडक्शन के केस में H2O2 गोइंग टू H2O, जिसमें -2 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एन फैक्टर इसके केस में भी कितना आ जाएगा, 2 इंटू -2 ऑफ -1, यानी कि फिर से 2। तो केवल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देख रहे हैं तो एन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केवल ना देखें, हम लोग ओवरऑल रिएक्शन का देखें, अगर लिख लेते हैं इस बात को, बड़ी जरूरी बात है भाई, देखो बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, जब केवल ऑक्सीडेशन मतलब कि H2O2 की रिएक्शन अगर हम KMnO4 से करा दें तो उसका एन फैक्टर 2, H2O2 की रिएक्शन अगर आयरन से करा दें तब भी उसका इन्फेक्टर 2। लेकिन अगर केवल सोल्यूशन में H2O2 ही है तो क्या होगा, इफ ओनली H2O2 is present in the solution, then
its n factor will be calculated by the formula 1 upon n factor final is equals to 1 upon n factor 1 upon n factor for oxidation plus 1 upon n factor for reduction. ये फॉर्मूला इजीली ड्राइव हो जाता है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशंस, यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो 1 अपॉन n फैक्टर फाइनल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन के लिए 1/2 था और n फैक्टर रिडक्शन के लिए 1/2 था. तो n फैक्टर की वैल्यू फाइनल कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी. ध्यान रखना ये स्पेशल केस है जब H2O2 खुद ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जा रहा हो तो उसका n फैक्टर 1 होगा. लेकिन अगर किसी रिएक्शन के साथ यूज हो रहा हो, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा हो या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा हो, तो उसका n फैक्टर 2 आएगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला आगे भी काम आएगा. ठीक है, अब इसी तरह से केस नंबर 2 ले लेते हैं, इसका केस नंबर बी लिख लेते हैं. केस नंबर बी इज लाइक कि जब डिस्प्रोपोर्शनेशन हो और सेम अमाउंट में ना जा रहा हो, कन्वर्ट हो रहा हो, तो व्हेन इन दोज केसेस, in those disproportionation reaction, in those disproportionation reactions where the number of moles of substances getting oxidized and reduced are not same, are not same. अगर ऐसे में सेम नहीं है तो क्या होगा? अगर सेम नहीं है तो एग्जांपल ले लेते हैं. चलो बहुत भाई क्लासिकल एग्जांपल से ले रहे हैं जिससे ध्यान रखने में दिक्कत हो. 6Br2 plus 12OH minus gives 10Br minus plus twice BrO3 minus plus 6H2O, या फिर हम इसी को इक्वेशन को लिख सकते हैं और करके कि Br2 3Br2 plus 6OH minus gives 5Br minus plus BrO3 minus plus 3H2. हम कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली स्पीशीज ढूंढनी पड़ेंगी. तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. यहाँ से यहाँ अगर Br माइनस में पहुंचा है, यहाँ पे -1 में है ये, तो इसका रिडक्शन हो गया. और अगर यहाँ से यहाँ पहुंचा +5 में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया. तो हम दोनों अलग अलग रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे. तो Br2 कन्वर्ट हो रहा है Br माइनस में, तो 2 लगा देंगे और यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे. तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हुए तो एक्सचेंज हुए तो कितना आ गया? एन फैक्टर 2 आ गया. या 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दो, +2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जिससे तुम्हें देखने में अच्छा लगे. तो ये हो गया रिडक्शन. अब इसके बाद ऑक्सीडेशन देखते हैं. ऑक्सीडेशन जब देखें तो Br2 कन्वर्ट हो रहा है BrO3 माइनस में, तो ये 0 से +5 गया, तो एन फैक्टर इसका कितना आ गया? 2 ब्रोमीन थे, 5 - 0 यानी कि 10 आ गया. तो एन फैक्टर फाइनल विल बी, फिर से हम वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एन फाइनल विल बी एन ऑक्सीडेशन प्लस 1 अपॉन एन रिडक्शन. तो 1 अपॉन एन फाइनल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ऑक्सीडेशन आ गया 10 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया 1 अपॉन एन फाइनल इज इक्वल टू 12/20. तो एन फाइनल की वैल्यू आ गई 20/12, यानी कि अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर दें तो 4 और ये 3,
तो एन फैक्टर की वैल्यू 5/3 आ गई। तो एन फैक्टर की वैल्यू 5/3 आ गई। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को हम लोग हाईलाइट करके इसे ध्यान रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं इसे। इस फॉर्मूले को हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। अब एक लास्ट केस बचता है एन फैक्टर कैलकुलेशन का, जब कोई सॉल्ट इस तरह से किसी से रिएक्ट करे कि वो एक बार ऑक्सीडाइज हो जाए और कुछ मॉलिक्यूल, कुछ एटम्स उसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना कर पाए। मतलब वो दो जगह अपीयर हो, एक में चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, एक में विदाउट चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो बड़ा ही बढ़िया केस है, इसे देख लेते हैं। केस नंबर हम लोग कौन सा लिख रहे थे, हम लोगों ने कौन सा केस लिखा था, केस नंबर, मैं नंबरिंग में कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, केस नंबर 7 लिखना हम लोगों को। तो ये लास्ट केस है, केस नंबर 7। केस नंबर 7 में हम लोग क्या लिखेंगे कि salts which react in such a way that one atom undergoes change in oxidation state, in two products, in two products, in one product, with changed oxidation state and in other product with same oxidation state as that of reactant। तो ये सबसे क्लासिकल केस है, एग्जाम्पल इसका एक लिख लेते हैं हम लोग कि ऐसा कैसे हो गया। मान लिया कि हम लोगों ने K2Cr2O7 लिखा, और ऐसे में हमें रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। हम रिएक्शन को बैलेंस करे बिना ये क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, तो हम बैलेंस रिएक्शन ही लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ने देखा कि क्लोरीन के, देखो अगर ध्यान से देखना भाई जरा, कि क्रोमियम +6 से +3 पहुंच गया, क्लोरीन -1 से 0 पहुंच गया, और कुछ जगह -1 ही रह गया, है ना। क्लोरीन कुछ क्लोरीन -1 से 0 पहुंच गया, और कुछ क्लोरीन -1 से 1 ही रह गया। तो हम लोग कहेंगे कि कितने क्लोरीन ऐसे थे जिनका ऑक्सीडेशन -1 से 0 हुआ। तो 6 क्लोरीन हुए आउट ऑफ 14। तो वी विल राइट, वी कैन से दैट, या वी कैन से पूरा ही लिख लेते हैं, वी कैन से एज वी सी लिख लेते हैं, एज वी सी दैट out of 14 Cl minus, out of 14 Cl minus, only 6 chlorines, only 6 chlorine atoms undergo change in oxidation state, therefore the n factor for HCl will be 6/14। तो इसे 3/7 लिख सकते हैं।
इसे एक तरीका और है लिखने का कि हम क्या करें कि जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द अदर स्पीशीज लिखते हैं, लेकिन हम इसे ऐसे लिखते हैं कि यही रहने देते हैं, इसका फॉर्मूला नहीं लिखते, अदरवाइज हम लोग कंफ्यूज होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि कितने एटम ऐसे थे जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ, तो कितने चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ था। आउट ऑफ कितने मोल्स में से 14 मोल्स में से केवल 6 मोल क्लोरीन ऐसी थी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, बाकी सब वैसे ही रह गए। तो आंसर में लिखा कि जितनों का ऑक्सीडेशन हो गया डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे हमारे पास, तो 6/14 हो गया। तो हम लोगों ने सारे केसेस देख लिए जिनसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के एन फैक्टर निकालेंगे। अब इन एन फैक्टर्स का यूज आगे हम लोग कर सकते हैं इन रेडॉक्स टाइट्रेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। और इन वेरियस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रॉब्लम ऑफ फैराडेज लॉ उसमें भी इसे यूज करेंगे, जो 12th का एक टॉपिक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए हम लोगों ने सारे केसेस लिख लिए, 7 केसेस, इनफैक्ट 8 लिखे हैं। 6 केस में हम लोगों ने 2 केस लिखे थे, ए और बी। और ये H2O2 वाला एग्जांपल बड़ा ही भाई क्रिटिकल है, इसे जरा ध्यान से एकदम 2 बारी वीडियो को पॉज करके लिख के दोबारा से सोच के देख लेना, ठीक है। कि एन फैक्टर तभी हम कंसीडर करेंगे दो H2O2 का जब वो या तो ऑक्सीडेशन में जा रहा होगा या फिर रिडक्शन में जा रहा हो। अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन में है तो एन फैक्टर विल बी 1, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने कर लिए सारे केसेस आज। होप यू लाइक द वीडियो, एंड again what I say is stay healthy and study hard. Thank you.